नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पे जो हम लोग जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, उसका आज सेट नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। और सेट नंबर 5 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको तो करेंगे, उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो हमारा भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस पर जो है कि कौन सी जनजातियाँ जो है, इन चारों जनजातियों में कौन सा जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हालचू, ऑप्शन बी कह रहा है रेंगमा, ऑप्शन सी कह रहा है उंजे, ऑप्शन डी कह रहा है सोमपेन। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रेंगमा जनजाति जो है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है, बल्कि ये नागालैंड की जनजाति है। अब चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये जो फोटो में जो ये चार जनजातियाँ दी गई हैं, फोटो में जो ये चार जनजातियाँ दी गई हैं, ये जनजातियाँ जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ हैं। बाकी जो दी गई है दो फोटो में जो नीचे दी गई जनजातियाँ, ये आपकी नागालैंड की जनजातियाँ हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि रेंगमा जनजाति का मूल निवासी अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है। यानी कि रेंगमा जनजाति जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति नहीं है। रेंगमा जनजाति जो है कि नागालैंड की जनजाति है, जबकि अंडमानी, ओगे, जारवा, सेंटिनली, हालचू, निकोबारी, सोमपेन आदि ये सब जनजातियाँ जो हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति हैं। और इसमें कह रहा है कि इनमें अंडमानी, ओगे, जारवा और सेंटिनली जो जनजातियाँ होती हैं, ये निग्रोटिव प्रकार की जनजातियाँ हैं। और ये जो है कि सब निग्रोटिव, ये जो जनजातियाँ हैं जिसमें अंडमानी, ओगे, जारवा, सेंटिनली, ये सब निग्रोटिव प्रकार की जनजातियाँ हैं, जबकि निकोबारी और सोमपेन जो जनजाति है, ये मंगोलाइड प्रकार की जनजातियाँ हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। यानी कह रहा है कि किताब ए नौरस जो बुक है, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इब्राहिम आदिल सादुती, ऑप्शन बी कह रहा है अली आदिल शाह, ऑप्शन सी कह रहा है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी कह रहा है अकबर दूती। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी इब्राहिम आदिल सादुती जो हैं वही किताब ए नौरस के लेखक हैं। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि किताब नौरस का लेखक जो है कि बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक इब्राहिम आदिल सादुती थे। यानी किताब नौरस के जो लेखक थे वो बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक जो थे इब्राहिम आदिल सादुती, वही जो किताब नौरस के लेखक थे। यह आदिल शाही वंश के छठा शासक थे। यानी कि इब्राहिम आदिल सादुती जो थे, ये जो है कि आदिल शाही वंश के छठे शासक थे, जो जगत गुरु तथा अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी अब इब्राहिम आदिल शाह को लोग जगत गुरु तथा अबला बाबा के नाम से भी जानते थे। यही जो है कि अब इब्राहिम आदिल शाह की ये फ़ोटो है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस मुगलकालीन नगर का निर्माण जो है कि फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है शेख नी, ऑप्शन बी कह रहा है सहाब नहर, ऑप्शन सी कह रहा है नहर वीस्त, ऑप्शन डी कह रहा है नहर आगरा। तो शाह द्वारा जो स्थापित किया गया था रजबवाह, उसको पुनर्जीवित करने के लिए किस नहर को जो है कि मुगलकालीन द्वारा पुनर्जीवित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी सहाब नहर जो थी, सहाब नहर, उसको पुनर्जीवित करके जो है कि रजबवाह को पुनर्जीवित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे जो बता रहा है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बना। यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो 1351 में जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है कि शासक बना। उसने अपने शासन काल में अनेक नगरों एवं नहरों का निर्माण कराया था। यानी फिरोज शाह तुगलक जो था वो जो कि अपने शासन काल में अनेक नगर और नहरों का निर्माण कराया था। इसके द्वारा निर्मित नहरों में 5 बड़ी तथा कई छोटी नहरें भी थीं। फिरोज शाह की रजबवाह को, यानी फिरोज शाह द्वारा स्थापित की गई जो रजबवाह को पुनर्जीवित करके मुगलों ने साहब नहर का निर्माण कराया। यानी कि जो कि फिरोज शाह द्वारा जो बसाया गया था रजबवाह को पुनर्जीवित करने के बाद मुगलों ने साहब नहर का निर्माण कराया। यानी रजबवाह को जीवित करने के बाद मुगलों ने क्या किया कि साहब नहर का निर्माण कराया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी इसमें बताना कि कौन सा इसमें मेल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ऑप्शन बी कह रहा है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में है, ऑप्शन सी कह रहा है कि शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह गुलबर्गा में है, ऑप्शन डी कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कि मुल्तान में है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, यानी किसकी दरगाह जो है कि गलत दी गई है। तो ऑप्शन ए जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह जो है कि दौलताबाद में, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह गुलबर्गा में, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में, ये गलत है। इसमें जो है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपकी दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि महान चिश्ती सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया थे,
उनका जन्म जो हुआ था 1236 ईस्वी में बदायूं में, यानी बदायूं जो यूपी में पड़ता है उसमें, यानी बदायूं में जो है कि 1236 में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। ये जो थे निजामुद्दीन औलिया वो सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे, यानी निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी निजामुद्दीन औलिया की वो 1325 ईस्वी में हुई थी, और इनकी दरगाह जो कि दिल्ली में स्थित है। ये जो दरगाह दी गई है लास्ट वाली, ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो दिल्ली में है। और ये जो दी गई है, ये सब जो चारों ऑप्शन में दिए गए थे, अजमेर की दरगाह, दौलताबाद, गुलबर्गा और मुल्तान। पहला जो दरगाह दी गई है वो जो है कि शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में वो दी गई है। दूसरी जो ये दी गई है, एक शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह जो है कि दौलताबाद में ये दी गई है। तीसरी जो दी गई है दरगाह जो है मोहम्मद हुसैनी की जो दरगाह है जो गुलबर्गा में स्थित है, गुलबर्गा जो कर्नाटक में स्थित है, वो जो दरगाह दी गई है ये जो है शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह गुलबर्गा की है। ये जो चौथी दरगाह दी गई है ये मुल्तान की दरगाह जो है शाहरुख की दरगाह होती थी, यानी शाहरुख नाम के व्यक्ति की जो दरगाह है वो मुल्तान में है, न कि चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कि दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। इसमें बताना है कि जब 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो ऑप्शन ए का रहा है कि अबुल हसन कुतुब शाह था, ऑप्शन बी का रहा है सिकंदर आदिल शाह था, ऑप्शन सी का रहा है अली आदिल शाह था, ऑप्शन डी का रहा शाइस्ता खां था। जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी अबुल हसन कुतुब शाह जो था वो जो गोलकुंडा का शासक था जब औरंगजेब ने जो है कि हमला किया गोलकुंडा किले पे। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि 1687 ईस्वी में जब कह रहा है 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक जो था अबुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने जो है कि 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के किले पर आक्रमण किया, जो कि उस समय जो किला था गोलकुंडा का वो एक अवैध किला माना जाता था, यानी कि जिसे कोई भेद नहीं सकता था, ऐसा किला जो कि गोलकुंडा किला माना जाता था। किंतु औरंगजेब ने जो है कि कुतुबशाही सल्तनत के कमांडर सरदाज खान, यानी कि ये कह रहा है कि औरंगजेब ने क्या किया कि कुतुबशाही सल्तनत के कमांडर जो था सरदाज खान को रिश्वत देकर गोलकुंडा के पिछले दरवाजे से किले पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो है कि वहाँ के कमांडर जो थे सरदाज खान को रिश्वत देकर जो है कि गोलकुंडा के पिछले दरवाजे से होकर किले पर आक्रमण कर दिया था। यानी सरदाज खान को रिश्वत देकर जो है कि औरंगजेब ने क्या किया कि गोलकुंडा का जो किला था उसके पिछले दरवाजे से गोलकुंडा किले पर आक्रमण किया, और 8 माह तक जो है कि गोलकुंडा पे जो युद्ध चला गोलकुंडा किले के लिए, उसमें जो है कि 8 माह तक वो युद्ध चला था। और 8 माह तक युद्ध के बाद जो है कि औरंगजेब विजयी हुआ, और उसके बाद गोलकुंडा के किले पर उसका अधिकार हो गया, और जो है कि अबुल हसन कुतुब शाह उस समय जो कि वहाँ का शासक था। यही जो है कि फ़ोटो में जो दिया गया अबुल हसन, यही जो अबुल हसन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1755 ईस्वी में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यानी कि ये कह रहा है कि 1755 ईस्वी में डिंडीगल स्थान है एक मैसूर में, वहाँ पे आधुनिक शस्त्रागार यानी कि अस्त्र शस्त्र रखने का जो स्थान होता है शस्त्रागार, उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि नंजराज ने की थी, ऑप्शन बी कह रहा है हैदर अली ने की थी, ऑप्शन सी कह रहा है देवराज ने की थी, ऑप्शन डी कह रहा है चिक्का कृषराज ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हैदर अली जो थे उन्होंने डिंडीगल मैसूर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हैदर अली की जो है कि ये फ़ोटो है। अब क्या कह रहा है कि हैदर अली मैसूर के शासक थे, यानी कि हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक थे। अपने जीवन के आरंभिक दिनों में वह मैसूर के वाड़ियार वंश के चिक्का कृषरा, यानी कि चिक्का कृषरा जो ऑप्शन में डी में दिया था, वही वहाँ का जो है कि शासक था। यानी मैसूर के वाड़ियार वंश का जो शासक था चिक्का कृषरा के समय जो है कि मैसूर की सेना में एक सैनिक यानी हैदर अली जो थे वहाँ के शासक, वाड़ियार वंश का जो शासक था चिक्का कृषराज ने उसकी सेना में जो है कि एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे। बाद में 1755 ईस्वी में वह जो है कि डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुए, यानी कि जो है कि 1755 ईस्वी में जो है कि हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। आगे चलकर अपनी योग्यता के बल पे वो मैसूर के शासक बन गए, यानी कि अपनी योग्यता के आधार पे जो है कि वो हैदर अली जो थे आगे चलकर मैसूर का शासक बन गए। और डिंडीगुल में जो है कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यानी 1755 ईस्वी में हैदर अली ने जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी वो फ्रांसीसियों के सहयोग से की थी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना जो है कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया। यानी कि ये कह रहा है कि सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की थ्योरी जो है कि किसके द्वारा पहली बार प्रतिपादित की गई, सर्वप्रथम जो है कि किसने प्रतिपादित किया।
ऑप्शन ए कह रहा है रॉबर्ट टी पार्क ने, ऑप्शन बी कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन सी कह रहा है कि लुई वर्थ ने, ऑप्शन डी कह रहा है लुई डुमांट ने। यानी किसने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि सीमांत व्यक्ति की थ्योरी जो है यानी मार्जिनल मैन की थ्योरी जो है कि सर्वप्रथम किसने दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रॉबर्ट ई पार्क जो थे उन्होंने सर्वप्रथम मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो फोटो में दिए गए हैं व्यक्ति रॉबर्ट एजरा पार्क थे, यानी कि रॉबर्ट ई पार्क जो थे यही व्यक्ति थे। ये जो थे कि एक अमेरिका के जो है कि समाजशास्त्री थे, यानी कि अमेरिका के जो है कि रॉबर्ट ई पार्क जो थे वो अमेरिका के समाजशास्त्री थे। कह रहा है कि समाजशास्त्री अवधारणा है जिस यानी कि ये कह रहा है कि मार्जिनल मैन जो थियरी थी वो एक समाजशास्त्री अवधारणा है जिसे पहली बार जो है कि समाजशास्त्री रॉबर्ट एजरा पार्क ने और यानी कि रॉबर्ट टी पार्क और एरेट स्टोनक्विस्ट मिलकर जो है कि दोनों लोगों ने मिलकर विकसित किया। और यह समझाया रॉबर्ट टी पार्क जो थ्योरी थी उसमें यह बताया गया है कि दो सांस्कृतिक वास्तविकताओं के बीच निलंबित व्यक्ति अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कैसे संघर्ष कर सकता है। यानी कि दो अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति जो है कि अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, ये मार्जिनल मैन की जो थ्योरी उसमें बताया गया है। और रॉबर्ट टी पार्क जो है कि 1864 में जन्मे थे और 1944 में मर गए। और एवरेट स्टोनक्विस्ट जो थे 1901 में इनका जन्म हुआ और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में जो दिया गया है वो ऑप्शन ए में सूची 1 में दिया गया है और ये सूची 2 दी गई है। सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और मध्य वैदिक काल दिया गया है। सूची 2 में जो दिया गया है चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरीय। तो इसमें बताना है कि जो सभ्यताएँ थी ये काल जो थे ये कैसे काल थे, कृषक थे कि जमींदारी प्रथा थी कि चारागाह थे कि नगरी थे, इसमें यही बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो जानते ही हैं। और दूसरा कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में जो है कि कृषक लोग थे, यानी कि वो लोग कृषि पे आश्रित थे। और सी जो है ऋग वैदिक काल के जो व्यक्ति थे वो चारागाह थे, यानी कि चारागाह का काम करते थे, चारागाह से संबंधित थे ऋग वैदिक काल के लोग। और मध्य वैदिक काल के जो लोग थे वो जो कि जमींदारी से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो मिलान करना है, पहला ए का जो है कि चौथा किस में दिया गया है, ए में दिया है और डी में दिया है। यानी कि इस तरह जो है कि क्रॉस करने के बाद ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन सी कट गया। अब इसमें ए और डी में छांटना है। उत्तर वैदिक काल जो थे वो कृषक थे, यानी कि बी का तीसरा, तो बी का तीसरा केवल डी में है, तो इस तरह जो आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऋग वैदिक काल जो है कि चारागाह थे, मध्यकाल जो है कि जमींदारी से संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यानी इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे। ऑप्शन ए का रहा है विलियम एडम थे, ऑप्शन बी का रहा है ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन सी का रहा है रास बिहारी बोस थे और ऑप्शन डी का रहा है मोतीलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास करिए क्योंकि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा इसका। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी। यानी भारत सेवा समाज की जो स्थापना पूछ रहा है कि किसने किया था। ऑप्शन ए का रहा है लाला लाजपत राय जी ने किया था, ऑप्शन बी का रहा है बिपिन चंद्रपाल ने किया था, ऑप्शन सी का रहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, ऑप्शन डी का रहा है कि सरदार भगत सिंह जी ने किया था। यानी इसमें बताना है कि भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने जो है कि भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। अब इनके बारे में देखते हैं। तो बता रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजसेवी थे, विचारक एवं सुधारक थे। इन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भारत का एक महत्वपूर्ण अंग माना था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था 9 मई 1866 को और इनकी मृत्यु जो हुई थी 19 फरवरी 1915 को हुई थी। तो ये जो थे भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 का है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। इसमें बताना है देशेर कथा एक पुस्तक थी, उसकी रचना किसने किया था। ऑप्शन ए का रहा है सखाराम गणेश देवस्कर जी ने,
ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है निवारण चंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है मुरली मोहन प्रसाद। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देने का, कमेंट में आंसर देने का प्रयास करिएगा और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सखाराम गणेश जी जो थे वो जो है कि देशेर कथा पुस्तक के लेखक थे। अब चलते हैं इनके बारे में देखते हैं। यही जो फोटो में जो दिया गया है सखाराम गणेश देवस्कर जी की ये फ़ोटो है और इनका जन्म जो हुआ था वो इनका जन्म जो हुआ था 17 दिसंबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 13 नवंबर सॉरी इनका जन्म जो हुआ था 17 दिसंबर 1869 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 23 नवंबर जो है कि 23 नवंबर 1912 को, यानी 1912 को जो है कि इनकी मृत्यु हो गई और 1869 को इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं इनके बारे में। कह रहा है कि देशेर कथा महान क्रांतिकारी लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी एक पुस्तक है। यह वर्ष 1904 में प्रकाशित हुई थी। देशेर कथा पुस्तक जो थी वो 1904 में प्रकाशित हुई थी। यह एक बांग्ला भाषा की पुस्तक थी, यानी कि यह जो है कि देशेर कथा पुस्तक जो थी यह एक बांग्ला भाषा की पुस्तक थी। इन्होंने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए इस पुस्तक की रचना की थी, यानी देश में जो है कि स्वाधीनता के आगे बढ़ाने के लिए, उसे जागृत करने के लिए इस पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है कि बाबूराम विष्णु पराड़कर द्वारा जो है कि देश की बात के नाम से 1908 में किया गया था। यानी कि बाबूराम विष्णु पराड़कर जी जो थे उनके द्वारा जो इस पुस्तक को, देशेर कथा पुस्तक को देश की बात के नाम से 1908 में हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो इसके बारे में देख लिए। इस क्वेश्चन का ये था डिस्कस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी कह रहा है वीर सावरकर और वसुदेव चापेकर, ऑप्शन सी कह रहा है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी काकोरी कांड के तहत। अब देखते हैं इनके बारे में। देखते हैं काकोरी कांड जो हुआ था उस रात को क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शाहजहाँपुर से लखनऊ को जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। काकोरी कांड में जो है कि शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन थी, उसको लूटा गया ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेध लगाई जा सके। इसका मकसद था लूटने का, ताकि ब्रिटिश खजाने को लूट कर जो है कि क्रांतिकारी कार्य को आगे बढ़ा जाए, यानी कि क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें जो थे काकोरी कांड में वो 8,000 रुपये ट्रेन से लूटे गए थे। और इस काकोरी कांड को किसने अंजाम दिया था, तो उसमें शामिल कौन कौन लोग थे। तो उसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, साचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल। ये जो लोग थे ये लोग काकोरी कांड में शामिल थे। और इस काकोरी कांड में एक शख्स मारे गए, यानी एक शख्स को जो है कि गोली मार दी गई, वो भी गलती से। गोली चलने के कारण जो है कि एक शख्स की मृत्यु हो गई और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, हिरासत में ले लिया गया। और कह रहा है कि किनको किनको फांसी दी गई, तो उसमें फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को और अशफाक उल्ला खां, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। और कह रहा है कि काला पानी की सज़ा किनको हुई थी, तो काला पानी की सज़ा जो हुई थी साचिंद्र सान्याल को और साचिंद्र बख्शी को जो है कि काला पानी की सज़ा हुई थी। और बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से 4 साल तक की कैद सुनाई गई थी। बाकी जो लोग थे उनको 14 साल और 4 साल तक की कैद सुनाई गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो 9 अगस्त 1925 को जो है कि क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन डकैती की थी, यानी कि वो 9 अगस्त जो काकोरी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ट्रेन डकैती की थी जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, वही ट्रेन डकैती को जो है कि काकोरी कांड कहा जाता है। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य वही था कि सरकारी खजाने को लूट कर उससे हथियार खरीदें और उससे जो है कि देश को आज़ादी दिलाएं। और इस कांड में जो है कि मुकदमा 10 साल तक, इस कांड में जो गिरफ्तार जो लोग हुए थे उनका मुकदमा 10 माह तक चला था। और उस मुकदमे के तहत जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल को जो कि फांसी दी गई थी वो गोरखपुर की जेल में दी गई थी, तथा अशफाक उल्ला खां को जो है कि शाहजहाँपुर की जेल में जो है कि 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। यानी कि इन लोगों को फांसी जो दी गई थी वो 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी और 9 अगस्त जो है कि 1925 को काकोरी कांड हुआ था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, यानी विज्ञान की कौन सी शाखा होती है जिसमें हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है जियोलॉजी, ऑप्शन बी कह रहा है सेरोलॉजी, ऑप्शन सी कह रहा है ओरोलॉजी और ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्टियोलॉजी। तो इसमें बताना है कि किस शाखा का अध्ययन जो है कि हड्डियों के लिए अध्ययन किया जाता है, किस शाखा का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑस्टियोलॉजी जो होती है उसके तहत हड्डियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि ऑस्टियोलॉजी का संबंध जो है कि हड्डियों की पढ़ाई से है, जबकि पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो जियोलॉजी होता है। और रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे सेरोलॉजी कहते हैं।
तथा पर्वतों के बारे में जो अध्ययन होता है उसे ओरोलॉजी कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन थे जो जिनका अलग अलग अध्ययन किस किस के लिए होता है ये बताया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 का है कि निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी इसमें बताना है कि किसकी कोशिका में जो है कि कोई एंजाइम नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए कह रहा है कि लाइकेन में, ऑप्शन बी कह रहा है विषाणु में, ऑप्शन सी कह रहा है जीवाणु में, ऑप्शन डी कह रहा है शैवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विषाणु यानी वायरस में जो है कि कोशिका में जो है कि एंजाइम नहीं होता। वायरस की जो कोशिका होती है उसमें एंजाइम नहीं होता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा देखते हैं कंटेंट क्या है। अब इसके बारे में थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए जो चारों दी गई है फोटो, ये जो है कि होता है लाइकेन, जो पेड़ों पे जो हो जाता है चकती नुमा, उसमें से एक पेड़ निकलता है, वही जो होता है वो लाइकेन होता है। ये जो है कि वायरस है, इससे परिचित होंगे। कोरोना वायरस जो हुआ था, आया था, वही वायरस जो है कि यही वायरस होता है। ये वायरस की फ़ोटो है। ये जो है कि विषाणु की फ़ोटो है, बैक्टीरिया की। और ये जो है कि शैवाल है, शैवाल जो होती है इसका ये फ़ोटो है। अब इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति होती है, यानी लाइकेन ये, और जो है कि जीवाणु बैक्टीरिया, और ये शैवाल, इसमें जो है कि कोशिका भित्ति होती है। परंतु वायरस जो होता है, यह वायरस है, इसमें जो है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें जो है कि वायरस में जो है कि प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह काम करता है। यानी वायरस में जो है कि एक प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह ही कार्य करता है। अतः यह जो कि विषाणु की कोशिका भित्ति में एंजाइम नहीं होता, यानी कि इसमें जो है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिसमें अतः विषाणु की कोशिका भित्ति में जो कि एंजाइम नहीं होता है। क्योंकि इसमें जो एक वायरस में कोशिका भित्ति ही नहीं होती है, इसलिए इसमें एंजाइम नहीं होता है। और कोशिका भित्ति की तरह जो इसमें प्रोटीन कीट कार्य करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, यानी ये बताना है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करा है यकृत में, यानी यकृत यानी लीवर में। ऑप्शन बी करा है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी करा है तिल्ली में। और ऑप्शन डी करा है कि अग्नाशय में। तो इसमें बताना है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। इसमें जो है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो अस्थि मज्जा जो होता है, बोन मैरो, इसकी फ़ोटो यही दी गई है, यही होता है बोन मैरो। जिसमें पाया क्या जाता है, इसमें ब्लड स्टेम सेल पाया जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। बता रहा है कि लिम्फोसाइट जो है कि, कह रहा है लिम्फोसाइट जो है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है वाइट ब्लड सेल में होता है। जो है कि अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो होती है, जिसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल में जो है कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स का कार्य क्या होता है, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उससे मजबूत करता है लिम्फोसाइट्स। जो है कि लिम्फोसाइट जो है कि शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करता है। और जो है कि इसका लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है वाइट ब्लड सेल में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, लिम्फोसाइट्स का जो जीवन काल जो श्वेत रुधिर कणिकाओं में विकसित होता है, उसका जीवन काल जो होता है, 2 से 4 दिन होता है। यानी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वाइट ब्लड सेल में, इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है लिम्फोसाइट, जो कि वाइट ब्लड सेल में होता है। यही जो है आपका वाइट ब्लड सेल है, इसी में जो है कि लिम्फोसाइट से है, ये जो है कि लिम्फोसाइट से ही है वाइट ब्लड सेल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा करा है क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिला होता है, यानी आयोडीन जो है कि ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किस में होता है। ऑप्शन ए करा है टेस्टोस्टेरोन में, ऑप्शन बी करा है एंड्रेनालिन में, ऑप्शन सी करा है थायरॉक्सिन में, ऑप्शन डी करा है इंसुलिन में। तो इसमें बताना है कि जो है कि इस हार्मोन्स में आयोडीन मिला होता है। तो आयोडीन जो मिला होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें मिला होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसके बारे में देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है कि आयोडीन होता है। आयोडीन जो है कि थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरह से कार्य करने में सहायता करता है। जो आयोडीन होता है वो थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारी गले में, इसको कार्य करने में सहायता करता है, जिससे क्या होता है, तो हमारे हार्मोन की सहायता से हमारा मेटाबॉलिज्म, श्वास, हृदय गति, शरीर का तापमान आदि कंट्रोल रहता है। यानी कह रहा है कि आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरह से कार्य करने में सहायता करता है। और इस हार्मोन की सहायता से जो है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, श्वास गति, हृदय गति, श्वास यानी सांस लेने का, और हृदय की गति, शरीर का तापमान आदि कंट्रोल रहता है। कि आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे कि अब देखते हैं कि घेगा नामक रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जो कि थायराइड ग्रंथि जो हमारी होती है सही से कार्य नहीं कर पाती है, जिससे कारण जो है कि गले में सूजन जैसा हो जाता है। वही घेगा नामक रोग जो होता है आयोडीन की कमी से हो जाता है, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल पाने के कारण जो है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कि नहीं मिल थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है कि आयोडीन होता है, अगर वो नहीं मिल पाया तो थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी, जिससे घेगा नामक रोग हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एड्स किसके कारण होता है। एड्स को बताना है किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है हेलमिन, ऑप्शन बी कह रहा है जीवाणु, ऑप्शन सी कह रहा है कवक, ऑप्शन डी कह रहा है विषाणु। तो इसका आंसर अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा इसको। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। यानी इसमें बताना है किसका मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिबल, ऑप्शन बी कह रहा है बल, ऑप्शन सी कह रहा है विकृति, ऑप्शन डी कह रहा है दाब। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विकृति में जो है कि विकृति का मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाली विरूपण, यानी किसी विकृति का जो फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन वर्जिनल लेंथ, यानी वर्जिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ जो लंबाई में किसी वस्तु पर बल लगाने पर जो उसमें परिवर्तन आया उसका उसका जो परिवर्तन आया बटा वर्जिनल, यानी कि जो वर्जिनल उसकी लेंथ थी और उसमें जो परिवर्तन है उसके अनुपात को जो है कि विकृति कहते हैं। क्योंकि डेल्टा एल इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, दोनों मीटर मीटर कट जाएंगे, इसलिए जो है कि विकृति का जो है कि मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकलेस यानी यूनिटलेस राशि है। और जो है कि बल का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का जो होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और प्रतिबल का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का है कि हंसाने वाली गैस को कहा जाता है। ऑप्शन ए करें नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी करें नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी करें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन डी करें नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसे को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि हंसाने वाली गैस का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड या 2O होता है। और ये जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है। और इसकी खोज जो है कि अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। यही जो जोसेफ प्रिस्टले की फोटो है। इनका जन्म जो होता है 1733 में और मृत्यु जो थी 1804 में हो गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज 1793 में की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है। यानी भारत में जो वीवीपैट मशीन यूज की जाती है वो कौन सा संस्करण है। तो ऑप्शन ए करा M1, ऑप्शन बी करा Z1, ऑप्शन सी करा M3, ऑप्शन डी करा Z3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो वीवीपैट मशीन यूज की जाती है वो M3 सीरीज की होती है। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये जो है कि वीवीपैट मशीन का फोटो है जिसमें वोट डालने पे जो है कि उसमें फोटो दिखता है किस पे वोट पड़ा है, ये इसी वीवीपैट मशीन में दिखता है। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जो पहली बार 2014 के चुनाव में जो है कि 8 संसदीय क्षेत्रों में यूज किया गया था। और वीवीपैट का जो है कि ये संस्करण होता है वो M3 यूज होता है। जो हमारे वर्तमान में जो चुनाव में यूज किया जाता है वो M3 संस्करण होता है। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए आज। अब बाकी क्वेश्चन भी कल करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बिग स्टडी चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बिग स्टडी चैनल से जोड़िए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बिग स्टडी चैनल से जोड़िए और उनको बताइए बिग स्टडी चैनल पर बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हर परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि पिछले कुछ परीक्षाओं बड़ी बड़ी जो परीक्षाएँ हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिग स्टडी चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करिए और साथ में डिस्कस भी देखिए उसका। तो बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिग स्टडी चैनल से जुड़िए। बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।